वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक में पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। सिबी ब्रदर्स जो कि स्प्रिंग 2019 की अटेम्प्ट में 18 मार्क्स का क्वेश्चन आई के अपने अपने पेपर में सेट किया था। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि ट्रायल बैलेंस ऑफ सिबी ब्रदर्स डीलर ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन्स डिड नॉट एग्री एज एट 31 December 2018 and the difference was carried to suspense account. The financial statements prepared from trial balance showed a gross profit of 854,000। तो इसमें फिर ये इनिशियल एक पॉइंट ये है कि एक सस्पेंस अकाउंट भी कैरी हो रहा है। इसका मतलब है कि कुछ एरर ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट राइज हो रहा होगा, तो वो एलिमिनेट भी होगा। ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर दी है, नेट प्रॉफिट की नहीं दी। उसके बाद बताया कि ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड, और हमारे पास इंफॉर्मेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं। फिर बताया हुआ है कि द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 31 December 2018 वाज रिकंसाइल्ड विद कैश बुक। ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग मैटर्स वर नोटेड इन द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो जो बैंक रिकंसिलेशन बनाते वक्त भी कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, वो भी बताए हुए हैं। इनका भी जहां पर इंपैक्ट हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड पर होगा उसको भी कंसीडर करेंगे। तो 8 पॉइंट्स पहले हैं, 3 पॉइंट्स ही और हो जाते हैं, टोटल 11 पॉइंट्स हो जाते हैं। फिर अदर इन्फॉर्मेशन दो जो दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन को जब हम कर रहे होंगे तो उसमें समझने के लिए जरूरी है कि एस बी यूजेज पीरियोडिक इन्वेंट्री मैथड टू रिकॉर्ड द इन्वेंट्री। ऑफिस मशीन्स आर डेप्रिशिएटेड एट 10% from the month of addition to the month prior to disposal using reducing balance method. कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, यानी इंडिविजुअल कस्टमर और सप्लायर के जो अकाउंट्स हैं वो मेंटेन होते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर्स, तो ये एक पार्ट बन जाएगा। आल्सो कंप्यूट द करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फिर पार्ट ए और बी का नाम दे देते हैं, और पहले हम जर्नल एंट्रीज इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं, तो उसका फॉर्मेट बनाते हैं। सो आंसर में हम जर्नल एंट्रीज का सिंपल एक फॉर्मेट डेवलप कर लेंगे। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। और अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि वन बाय वन जो इश्यूज हैं वो क्या हैं और अकॉर्डिंगली उनकी एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट इशू ये है कि सेल्स इनवाइस ऑफ 24,000 वाज डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट एज 42,000। तो जो डेटर के अकाउंट में 24,000 होना चाहिए था वो उसके अकाउंट में 42,000 डेबिट हो गया, यानी ज्यादा डेबिट हो गया। कितने से ज्यादा हो गया? 42 और 24 का डिफरेंस बनता है 18,000। तो हमें रिसीवेबल्स को ज्यादा रिकॉर्ड होने के बाद करेक्शन ये होगी कि उनको अब हम कम करेंगे। कम करने के लिए हम उन्हें क्रेडिट कर देंगे बाय 18,000। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि सेल्स में तो गलती नहीं हुई, रिसीवेबल में पोस्ट करते हुए ये एंट्री हुई है, तो सेल्स हम यही एज्यूम करेंगे कि वो करेक्ट हैं और इम्पैक्ट जो है वो सस्पेंस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगा। सेकंड इशू है, a purchase of 23,000 was entered in the purchase day book as 32,000 and posted to creditor account as 3200। यानी परचेज भी गलत रिकॉर्ड हुई है, क्रेडिटर के अकाउंट में भी गलत रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन दोनों का अमाउंट का डिफरेंस है। तो परचेजेस जो हैं वो 23,000 के बजाय 32,000, यानी परचेजेस ज्यादा रिकॉर्ड हो गए। तो इसको हम कंसीडर करते हैं कि हमें कैसे डील करना है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जी जो परचेजेस हैं वो ज़्यादा डेबिट हो गई हैं, तो अब उनको क्रेडिट कर देते हैं 9,000 से, क्योंकि 23,000 की होनी चाहिए थी, हमने रिकॉर्ड की 32,000 की, तो अब 9,000 से हम उनको कम कर देंगे। सेकेंड इंपैक्ट यहाँ पर ये है कि जो पेबल्स हैं वो 23,000 से क्रेडिट होने चाहिए थे, लेकिन वो सिर्फ 3,200 से क्रेडिट हुए। तो जो पेबल्स हैं वो कम क्रेडिट हुए। पेबल्स कितने से कम क्रेडिट हुए? 23,000 माइनस 3,200 यानी 19,800 से कम क्रेडिट हुए थे। तो करेक्शन अब हम करेंगे तो इनको इतने से ज्यादा से क्रेडिट कर देंगे। अब परचेजेज और पेबल तो ठीक हो गए, लेकिन ये दोनों इंपैक्ट जो हैं वो क्रेडिट साइड पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व होगा बाय द एग्रीगेट ऑफ दिस अमाउंट, दैट वुड बी 28,800।
थर्ड आइटम है, an item was included in closing inventory at its cost of 94,000. Due to lower demand, it had an NRV 1,000. तो आपने उसको कॉस्ट पे शामिल किया हुआ है। IS2 की रिक्वायरमेंट है कि इन्वेंट्री मैयर होनी चाहिए लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पर, तो हमें इन्वेंट्री का राइट डाउन रिकॉर्ड करना होगा। 94,000 और 81,000 का डिफरेंस बनता है 13,000, तो सिंपली इसका राइट डाउन रिकॉर्ड कर देते हैं। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है और इन्वेंट्री ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो हमें इन्वेंट्री को कम करना होगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करना होगा। यानी जो एंट्री हम पास करते हैं इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए, हम बेसिकली उसका इतनी अमाउंट से ही रिवर्सल रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो डेबिट कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स को और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे, तो इससे इन्वेंट्री कम हो जाएगी, राइट डाउन रिकॉर्ड हो जाएगा। पीरियोडिक मेथड के हिसाब से ये एंट्री हमारी बनेगी। फोर्थ आइटम है, a subtotal of 49,000 was carried forward as 94,000। यानी सेल्स के अंदर कैरी फॉरवर्ड करते वक्त हमने सेल्स को ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो सेल्स को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। अब करेक्शन करेंगे तो हम सेल्स को सही करने के लिए डेबिट कर देंगे 45,000 से, क्योंकि 49,000 और 94,000 का डिफरेंस 45,000 है, ज़्यादा से क्रेडिट हो गई थी तो डेबिट करेंगे। और सेम अमाउंट का इफेक्ट सस्पेंस में आएगा क्योंकि सिर्फ एक अकाउंट में गलती है, दैट इज सेल्स अकाउंट। आइटम 5 है कि रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस वर 82,000 एंड 99,000 रिस्पेक्टिवली। While preparing the financial statement, the amount of return inward was shown as return outward and vice versa। अच्छा, अब अगर आप नोटिस करें तो ट्रायल बैलेंस में फिगर्स ठीक हैं, प्रॉब्लम जो है वो फाइनेंशियल कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त गलत जगह फिगर लिख दी। तो इसका इम्पैक्ट एंट्री वाइज तो कोई नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में गलत हुई होती है उसका इफेक्ट हम सस्पेंस में क्रिएट करते हैं। बाद में ट्रायल बैलेंस के बाद जो प्रोसेस हो रहा होता है उसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा होता, तो इसकी एंट्री तो कोई नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन में जिस तरह रिक्वायरमेंट है ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की, तो आपने जब सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को एक दूसरे की जगह पे शिफ्ट किया हुआ होगा तो उसकी वजह से एरर का इम्पैक्ट आएगा, और उस एरर के इम्पैक्ट की वजह से गलती हो रही होगी और उसको हमें जो है करेक्ट करना पड़ेगा इन द बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो ये फिफ्थ जो आइटम है इसका हम मेंशन कर लेते हैं ताकि हमें बाद में ग्रॉस प्रॉफिट को लिखते हुए आसानी रहे। कि इसकी कोई एंट्री नहीं है बिकॉज ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट, लेकिन प्रॉफिट की कैलकुलेशन में इसको कंसीडर करेंगे। सिक्स्थ आइटम है डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 4100 वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड। यानी रिकॉर्ड आपने डिस्काउंट रिसीव करना था और वो क्रेडिट होता है, और डेबिट आपने कर दिया उसके बजाय, यानी क्रेडिट के बजाय डेबिट भी कर दिया और डिस्काउंट रिसीव्ड के बजाय अकाउंट जो हो गया वो डिस्काउंट अलाउड का हो गया। तो इसकी एंट्री हम देखते हैं कि क्या बनेगी। पहला इम्पैक्ट तो ये है कि आपको डिस्काउंट अलाउड को डेबिट नहीं करना चाहिए था, तो हम उसका रिवर्सल रिकॉर्ड कर देते हैं। डिस्काउंट अलाउड बेसिकली रेवेन्यू में रिडक्शन के तौर पर रिकॉर्ड होता है, तो जो आपने गलत डेबिट कर दिया था उसको हम रिवर्स कर रहे हैं और क्रेडिट कर रहे हैं। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि जो डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड होना चाहिए था, जो कि कॉस्ट ऑफ परचेज की रिडक्शन के तौर पर रिकॉर्ड होता है, तो वो रिकॉर्ड होने से रह गया था, तो उसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं। अब दोनों चीज़ें जो हमारी करेक्टिंग एंट्री है उसमें क्रेडिट हो रही हैं, तो डेबिट में फिर सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट जो राइज हो रहा होगा वो 8200 से डेबिट होकर एलिमिनेट होगा। क्वेश्चन का 7th पॉइंट है कि SBCB ब्रदर स्टार्टेड यूजिंग एन इन्वेंट्री आइटम एज ऑफिस मशीन इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर, ईयर एंड 31 दिसंबर का। नो एडजस्टमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड एंड दिस आइटम इज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग। तो जब आपने उसे एसेट के तौर पर यूज करना शुरू कर दिया, नॉन करंट एसेट के तौर पर, तो उसको नॉन करंट एसेट में ट्रांसफर होना चाहिए था, उसे क्लोजिंग इन्वेंट्री में शो नहीं होना चाहिए था। और कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आइटम 145,000 और 182,000 वो कॉस्ट पर होगी, और इन्वेंट्री से जो नॉन करंट एसेट में ट्रांसफर है वो भी कॉस्ट पर होगा, क्योंकि हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को भी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं और इन्वेंट्री को भी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी।
तो यहाँ पर तो एनआरवी लोअर नहीं है, तो कॉस्ट ही हमारा फोकस होगा। तो जो सेल्स प्राइस की फिगर होगी उसको तो आप इग्नोर कर दें, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अब हमारे पास तीन इम्पैक्ट हैं। एक तो ये कि इसे नॉन करंट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड होना चाहिए। नंबर टू ये कि इसे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री में रिकॉर्ड किया हुआ है वो रिवर्स होना चाहिए। और नंबर थ्री ये कि जब आपने इसे एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया है तो इसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी चाहिए अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीने की। तो ये तीन एंट्रीज हम अलग अलग पास कर लेते हैं, वैसे नेट भी कर सकते हैं लेकिन अलग अलग पास करेंगे तो उससे हमें समझ आने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मशीन रिकॉर्ड होगी कॉस्ट पर 145,000 और परचेजेस को लेस कर देंगे, क्योंकि जिस तरह कोई भी चीज़ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में ड्राइंग्स होती हैं, नॉर्मल लॉस होती है, कहीं पे भी अगर परचेज किया हुआ आइटम इन्वेंट्री से ट्रांसफर होता है तो हम परचेज की कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद हमने इसको इन्वेंट्री में रिकॉर्ड कर दिया तो इन्वेंट्री में हम इसका रिवर्सल रिकॉर्ड कर लेंगे। रिवर्सल के लिए हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करेंगे और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। तो एक तो हमने इसे मशीन के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा हमने इसको इन्वेंट्री में से रिवर्स कर दिया, क्योंकि अब ये इन्वेंट्री नहीं नॉन करंट एसेट है। लेकिन जब आपने मशीन रिकॉर्ड की है तो उसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो 145,000 की कॉस्ट, 10% का रेट, 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन अक्टूबर से दिसंबर तक 3625 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी। तो बेसिकली इस एक इशू की वजह से हमें तीन एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। एसेट को रिकॉर्ड करना है, इन्वेंट्री को रिवर्स करना है और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। अब हम पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। Another office machine costing rupees 270,000 with a carrying value of 127,200 as on 1st January 2018 was disposed of on 1st September 2018 for rupees 80,000। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी अमाउंट कॉस्ट दी हुई है 270,000, सेल प्रोसीड्स हैं 80,000 और कैरिंग वैल्यू यानी बुक वैल्यू दी हुई है 127,200। लेकिन ये जो कैरिंग वैल्यू है ये डिस्पोजल डेट की नहीं है, डिस्पोजल डेट की बजाय ये है 1 जनवरी 2018 की। और हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए 1 सितंबर 2018 की डिस्पोजल रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग जनरल हो गई। अब आगे हुआ क्या है, द सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये गलत क्रेडिट हो गया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, डिस्पोजल की प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए थी। एंड होल ईयर डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द मशीन। तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होना भी गलत है। 1 सितंबर तक का मतलब है जनवरी से लेकर अगस्त तक, तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी वो 8 मंथ्स की होनी चाहिए थी। अब इसकी हम एंट्री पास कर लेते हैं। पहले तो हम ऐसा करते हैं कि जो हमारी डेप्रिसिएशन गलत रिकॉर्ड हुई है उसको करेक्ट कर लेंगे। तो हमारी गलत डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड हुई हुई है दैट वुड बी 127,200, जो हमारी कैरिंग अमाउंट है ईयर के स्टार्ट पर। उसमें से 80,000 की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनकरेक्टली डिस्पोजल के टाइम पर रिकॉर्ड हो गई, तो उससे उसकी कैरिंग अमाउंट मजीद कम हो गई होगी 80,000 से। और उस पर 10% जो रेट हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दी, यानी पूरे 12 मंथ्स की। तो ये डेप्रिसिएशन बनती है 4720। तो हमने इसको रिवर्स कर दिया, यानी हमने डेप्रिसिएशन को कम, एक्सपेंस को कम कर दिया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करके रिवर्स कर दिया। तो पहला स्टेप तो हमने ये लिया कि वो जो होल ईयर की, फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई है और एक गलत अमाउंट पर कैलकुलेट हुई हुई है, तो जो भी वो अमाउंट चार्ज हुई है उसको हमने उसका रिवर्सल रिकॉर्ड कर दिया। अब हमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है सही फिगर पे। तो हमें 80,000 जो एक्यूमुलेटेड सेल प्रोसीड वाले हैं वो लेस नहीं करने चाहिए थे। पूरे 127,200 पर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, 10% के रेट पर करनी है और 8 मंथ्स तक की करनी है, यानी 1 जनवरी से 1 सितंबर यानी 31 अगस्त तक 8 मंथ्स की। तो ये अमाउंट हमारी बनती है 8480। तो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। तो दो स्टेप तो हमारे ये हो गए कि हमने इनकरेक्ट डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर दिया और करेक्ट डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लिया।
इसके बाद हम आते हैं और अब डिस्पोजल की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। डिस्पोजल की जो एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गई है वो ये कैश डेबिट, जो कि सही रिकॉर्ड हुआ है, तो कैश को दोबारा डेबिट करने की जरूरत नहीं। लेकिन गलती से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गई थी, तो पहले तो उसका रिवर्सल रिकॉर्ड कर देते हैं। उसके बाद जब हमारा एक डिस्पोजल राइज होता है तो उसमें हमें एसेट को डी रिकग्नाइज करना होता है। तो सबसे पहले एसेट को डी रिकग्नाइज कर लेते हैं। इसकी अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में, 270,000, जो कि एसेट की कॉस्ट है। फिर हम कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कॉस्ट 270,000 थी और ईयर के स्टार्ट पर उसकी कैरिंग अमाउंट 127,200 थी, तो इनका डिफरेंस कितना है। तो इनका डिफरेंस है 142,800। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 142,800 जो अमाउंट है, और 8480 की जो अब 8 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, इसको इनकॉर्पोरेट करें। तो ये हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट डिस्पोजल डेट आ गई, जो कि टोटल बन जाएगा 151,280। अब एज अ बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड क्योंकि शॉर्ट है, तो हम लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड कर देंगे, जो कि 270,000 में से 80,000 और 151,280 लेस करके हमारे पास अमाउंट बनती है 38,720। तो बेसिकली इस एडजस्टमेंट के अंदर हमारी 3 एंट्रीज हमने पास की हैं, और एक हम 4 भी कर सकते थे अगर हमने जो पूरी एंट्री इनकी रिवर्स करते, जो गेन सेल प्रोसीड्स वाली है, और फिर उसके बाद कैश के साथ गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल की एंट्री कर देते, तो वो भी एक तरीका था इसको करने का। लेकिन बेसिकली 2 इश्यूज थे, एक तो जो डिस्पोजल है वो ठीक रिकॉर्ड नहीं हुआ था, उसको करना था, और एक डेप्रिसिएशन जो है वो गलत रिकॉर्ड हुई थी। तो हमने क्या किया, गलत रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स किया, सही रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया, और उसके बाद जो डिस्पोजल की अकाउंटिंग में प्रॉब्लम था उसको करेक्ट भी किया। उसके साथ जो चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, एसेट को डी रिकग्नाइज और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डी रिकग्नाइज करना था, वो भी कर दिया, और साथ के साथ लॉस ऑन डिस्पोजल भी रिकॉर्ड कर लिया। अब जब हमारे मेन इश्यूज कवर हो गए, तो जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते वक्त इश्यूज आए हैं, अब उनको कवर करना है। जिसमें से फर्स्ट इशू ये है कि लिस्ट ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक्स इंक्लूड। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स की कोई एडजस्टमेंट कैश बुक में नहीं होती, लेकिन बाज़ कोई चेक कैंसिल हो जाए या इस तरीके का हो तो उसको करना पड़ेगा। अ चेक इशूड टू क्रेडिटर ऑन 30 अप्रैल 2018 अमाउंटिंग टू 20। तो ये ईयर एंड आ गया आपका 31 दिसंबर। ये चेक तो आपका अब तकरीबन 8 मंथ्स ओल्ड है। 6 मंथ्स के बाद जो एक चेक है वो आउटडेटेड हो जाता, तो उसको हमें कैंसिल करना चाहिए, उसकी कैंसिलेशन रिकॉर्ड होगी। A check dated 30th December 2018 amounting to 16,000 which was handed over to creditor on 6 January। तो जब आपने क्रेडिटर को दिया तो एक्चुअली दिया तभी इसको रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो इस 16,000 को भी हमें, जो हमने चेक का इशू रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको रिवर्स करना चाहिए। इसको 6 जनवरी को ही रिकॉर्ड होना चाहिए, तो अभी ईयर एंड में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जब हम इस चेक के जब सप्लायर्स को चेक इशू करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है। हम सप्लायर्स को जब चेक इशू करते हैं तो हमारी एंट्री होती है पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, और जब हम ये चेक की कैंसिलेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये एंट्री रिवर्स कर देंगे, यानी बैंक डेबिट कर देंगे और पेबल क्रेडिट कर देंगे। तो 28,000 का हमारा आउटडेटेड चेक है, 16,000 का जो है वो हमारा एक कह लें कि नेक्स्ट पीरियड का चेक है, जिसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। तो एक एडजस्टमेंट तो ये हो गई। सेकंड क्या है, लिस्ट ऑफ डिपॉजिट चेक डेट 15 जनवरी 2019। ये भी ईयर एंड के बाद का चेक है, तो इसको तो शामिल नहीं होना चाहिए, इसका भी रिवर्सल रिकॉर्ड होगा। अब जब हमें कस्टमर से चेक मिलता है तो हमारी एंट्री होती है बैंक डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, और क्योंकि हम यहाँ पर चेक की कैंसिलेशन अब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, यानी हम रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ये भी एक पोस्ट डेटेड चेक है। उसके बाद थर्ड है बैंक चार्जेस ऑफ 3100 करेक्टली डेबिटेड बाय बैंक हैड बीन एडेड बैक। तो ये बैंक रिकंसिलेशन में आपने ऐड बैक कर दिए, दैट्स फाइन,
लेकिन इसका मतलब है कि बैंक ने करेक्टली रिकॉर्ड किए हुए हैं तो हमें भी रिकॉर्ड कर लेने चाहिए। तो सिंपली बैंक चार्जेस को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, तो बैंक ने बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होंगे और बैंक चार्जेस का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन की जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो तो थी कि तमाम जर्नल एंट्रीज पास करें, जो कि हमने पास कर ली। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो उस पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ इंपैक्ट आएगा। तो जब हम जर्नल एंट्रीज पास कर चुके हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम अपनी एंट्रीज पर ही फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप नोटिस करें तो फर्स्ट एंट्री के अंदर कोई इनकम एक्सपेंस का आइटम नहीं है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एडजस्टमेंट है जिसमें परचेज, तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में वही चीज अफेक्ट होगी जिसका ताल्लुक सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स से होगा। तो एक तो उसमें दूसरे नंबर पर कॉस्ट ऑफ सेल्स है, फिर सेल्स की, फिर ये एक इम्पैक्ट है जहां पर हमारी परचेज और सेल्स रिटर्न का एरर हो गया था, तो ये फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। फिर डिस्काउंट अलाउड जो है वो भी रेवेन्यू को अफेक्ट करता है और डिस्काउंट जो परचेज को impact करता है। तो इन दोनों अमाउंट्स का इम्पैक्ट भी जो है वो हमारी कह लें कि इस पर आएगा। इसके बाद अगर हम सेवन्थ एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर भी जो है परचेजेस क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होगी। तो ये नेट इफेक्ट जो है बहरहाल वो जीरो हो जाता है, क्योंकि परचेजेस क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होने से ये नेट इफेक्ट आपका जीरो हो जाएगा। तो अगर आप ट्रांसफर की एंट्री मशीन डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट भी कर देते डायरेक्टली तो तब भी इफेक्ट सेम आ जाता। डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल से नहीं है, तो उसको हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे। और फिर जो एंट्रीज हमारी बैंक से रिलेटेड हैं उनका ताल्लुक नेट प्रॉफिट से तो होगा, जैसे बैंक चार्जेस वगैरह हैं, लेकिन उसका ताल्लुक ग्रॉस प्रॉफिट से नहीं होगा। तो क्वेश्चन में हमने क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ये जो हमने आइटम्स लिए हैं इनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो पार्ट बी की तरफ चलते हैं और उसके लिए क्वेश्चन में सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट कि ग्रॉस प्रॉफिट 854,000 का है। तो जो अमाउंट हमें गिवन है दैट इज 854,000। अब इसमें से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले परचेजेस का रिवर्सल है, जो भी आइटम क्रेडिट हो रहा होगा वो प्रॉफिट में होगा और जो डेबिट हो रहा होगा वो लेस होगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये डेबिट हो रहा है ये लेस होगा। फिर सेल्स डेबिट हो रही हैं लेस होंगी, क्योंकि सेल्स डेबिट होने का मतलब है कि सेल्स कम हो रही हैं, सेल्स के कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। उसके बाद जो फिफ्थ एडजस्टमेंट है इसकी डिटेल देखते हैं कि यहाँ पे एरर क्या था। तो ये एरर था कि रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न 82,000 की थी और रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज 99,000 की थी। दोनों में डिफरेंस जो है वो 17,000 का है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त ये चेंज हो गई। तो 17,000 का डिफरेंस जो है वो आपकी सेल्स रिटर्न ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई और परचेज रिटर्न जो है वो कम रिकॉर्ड हो गई। तो परचेज रिटर्न बढ़ाएंगे तो उससे भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सेल्स रिटर्न को कम करेंगे तो उससे भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो दोनों का 17,000 का 2 टाइम्स इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पर होगा। क्योंकि सेल्स रिटर्न को जब हमने कम किया तो सेल्स रिटर्न बेसिकली एक किस्म का रेवेन्यू को कम कर रही होती है, रेवेन्यू कम नहीं होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसी तरह परचेज रिटर्न जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम और कर रही होती है, तो जब उसको हम 17,000 से बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा कम हो जाएगी और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसलिए इन दोनों का इफेक्ट प्रॉफिट के अंदर ऐड होने का है।
इसके बाद हम देखते हैं, ये फिर क्रेडिट आइटम है हमारे पास, 2 हैं 4100 के। डिस्काउंट अलाउड जो है वो कम हो रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड के कम होने से 4100 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड रेवेन्यू को रिड्यूस करता है और डिस्काउंट अलाउड कम हो रहा है तो रेवेन्यू रिड्यूस नहीं होगा, रेवेन्यू रिड्यूस नहीं होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड जो है उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ परचेज रिड्यूस हो जाती है, तो जब कॉस्ट ऑफ परचेज रिड्यूस होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिड्यूस होगी और उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हमारे पास ये वो मेन इशू थे जिससे हमारे पास करेक्टेड ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 847200। और क्वेश्चन के अंदर जिस तरह हमने डिस्कस किया है कि एंट्री नंबर 7 में भी परचेज कॉस्ट ऑफ सेल्स इन्वॉल्व है, लेकिन करेक्ट नील हो जाता है, और डेप्रिसिएशन को हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि उसका ताल्लुक कॉस्ट ऑफ सेल से नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि उसका ताल्लुक भी कॉस्ट ऑफ सेल से है तो फिर उसका इम्पैक्ट भी ग्रॉस प्रॉफिट में लेना होगा। तो ये एजम्पशन बेस्ड है और इसमें डिफरेंट एजम्पशन यूज़ की जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये बात नहीं बताया हुआ, इसमें वर्ड यूज हुआ है ऑफिस मशीन। तो ऑफिस मशीन क्योंकि वर्ड यूज हुआ है तो इस वजह से ये एजम्पशन ज़्यादा बेहतर है कि इन चीज़ों की जो डेप्रिसिएशन है वो एडमिन एक्सपेंस में चार्ज की जाए और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ना की जाए। तो ये हमारे क्वेश्चंस की जो रिक्वायरमेंट थी कि हम तमाम जर्नल एंट्रीज पास करें और उसके बाद करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें फॉर 18 मार्क्स। तो ये कंप्लीट हो गई। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 31 टू 40 को कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 31 है कि इफ अ कैश सेल इज मेड फॉर 400,000 एंड पोस्टेड एज फॉलो। अब कैश सेल हुई है तो जो आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, तो वो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट की होनी चाहिए थी। यहां पर जो एंट्री हुई हुई है वो डेबिट और क्रेडिट आपस में रिवर्स हुए हैं। सो ये कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री है। अब इसमें आपको जो करेक्शन करनी पड़ेगी वो डबल अमाउंट से करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सेल्स है वो 400,000 से क्रेडिट होनी चाहिए थी और आपने डेबिट कर दी। तो अब आपको सेल्स को 800,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। 400,000 से इसलिए ताकि सेल्स रिकॉर्ड हो जाए सही, और 400,000 से वो जो गलत रिकॉर्ड हो गया, और सिमिलरली कैश जो है वो डेबिट होगा 800,000 से। तो कंप्लीट रिवर्सल है, रेक्टिफाइड होनी है अब डबल अमाउंट से। तो अब इसके अंदर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी बनता है। बाकी में फिगर्स गलत हैं, और या जो ए ऑप्शन है उसके अंदर तो मजीद वही वाली एंट्री बढ़ा के एरर और बढ़ जाए। क्वेश्चन 32 है कि रिसीव चेक फ्रॉम डेटर फराज वर्थ ₹100,000 was treated as received from debtor सरफराज, what would be correcting entry। तो बेसिकली इससे जो है सेल्स तो ठीक ही रिकॉर्ड हुई है, सिर्फ कस्टमर के अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम है। तो आपने जब चेक रिसीव होता है तो हमारी एंट्री होती है बैंक डेबिट। अब आपको करना चाहिए था फराज और आपने कर दिया सरफराज। तो बेसिकली करेक्शन ये है कि फराज को तो अभी भी क्रेडिट करना चाहिए और सरफराज को रिवर्स कर देना चाहिए। तो सरफराज को डेबिट कर देंगे, फराज को क्रेडिट कर देंगे, तो इससे करेक्शन हो जाएगी। ऑप्शन जो हमारे पास है वो सी करेक्ट होगा इस हिसाब से। क्वेश्चन 33 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल क्रिएट बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहला है रिपेयर एक्सपेंस परचेज रिकॉर्ड हो गया, तो रिपेयर एक्सपेंस भी डेबिट होता है, परचेज भी डेबिट होता है, तो दोनों डेबिट हैं, तो इससे तो इम्पैक्ट नहीं अराइज होगा, यानी कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं होगा। सेकंड है कि परचेज ऑफ इन्वेंट्री परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड हो गई, परचेज ऑफ इन्वेंट्री भी डेबिट होती है, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट भी डेबिट होती है, तो इससे जो है वंस अगेन सस्पेंस अकाउंट राइज नहीं होगा। सी है कि एन इनवाइस ऑफ ₹2500 वाज टोटली ओमिटेड हो गई, तो ना डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ, इससे भी सस्पेंस राइज नहीं होगा। ऑप्शन डी है कि पेटी कैश एक्सपेंसेस ऑफ ₹500 वर ओनली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। वर ओनली क्रेडिटेड यानी एक चीज क्रेडिट हुई है और डेबिट नहीं हुई, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली आपका सस्पेंस अकाउंट राइज होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 34 है कि ऑफिस सप्लाईज परचेज एंड हेल्ड इन स्टॉक
वर मिस्टेकनली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो बेसिकली इसको ऑफिस सप्लाईज के तौर पे डेबिट होना चाहिए था, आपने परचेजेस में डेबिट कर दिया। तो इस तरह के एरर को बेसिकली क्या कहते हैं, इसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर अमाउंट तो करेक्ट रिकॉर्ड हुई है लेकिन रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट है। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 35 है कि वाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 फॉलोइंग एरर हैज बीन आइडेंटिफाइड। कंप्यूटर कॉस्टिंग 240,000 purchased on 1st September 2017 for office use were debited to purchase account। तो कंप्यूटर्स को डेबिट करना चाहिए था, परचेज को डेबिट कर दिया, तो अब कंप्यूटर्स को डेबिट करके परचेज को क्रेडिट कर देंगे। और ऐसी डेप्रिशिएट्स कंप्यूटर दैट 20% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। और सितंबर से दिसंबर का जो ईयर एंड है ये 4 मंथ बनते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आपको कंप्यूटर्स को डेबिट करना चाहिए, परचेजेस को क्रेडिट करना चाहिए, डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 4 मंथ्स की, पूरे साल की नहीं। तो डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब इससे क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस एरर का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पर क्या इफेक्ट होगा। तो 240,000 से तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ जाएंगे और डेप्रिसिएशन चार्ज होने से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो जाएंगे। तो जो नेट इफेक्ट है वो होगा 224,000। So option B would be correct. Question 36 है कि while reviewing the draft financial statement of Sky Electronics for the year ended 31st December 2017, following errors has been identified. Trade receivables include balance of 180,000 which is irrecoverable but has not been written off, तो इसका bad debt record कर देंगे। Further, a recovery of 96,000 against receivable written off in prior year was credited to trade receivable account। तो ट्रेड रिसीवेबल को रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी, ये तो बेसिकली रिकवरी ऑफ बैड डेट एक्सपेंस के तौर, एक्सपेंस का रिवर्सल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। एज पर एसिस पॉलिसी प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल हैज ऑलरेडी बीन मेड एट 5%। तो जो हम एंट्रीज पास करेंगे रिकवरी की, करेक्शन की और बैड डेट एक्सपेंस के राइट ऑफ की, उसकी वजह से रिसीवेबल की फिगर पे फर्क पड़ेगा, रिसीवेबल की फिगर पे फर्क पड़ेगा तो अलाउंस पे भी फर्क पड़ेगा, तो वो भी इंपैक्ट लेना होगा। तो बेसिकली देयर आर 3 एडजस्टमेंट। So if the profit before correcting the above was 800,000, what would be the amount of corrected profit? तो हम कहते हैं कि जो प्रॉफिट गिवन है वो 800,000 है। जब आप 180,000 के बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो उससे आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा 180,000 से। 96,000 की रिकवरी रिकॉर्ड करेंगे रिसीवेबल के बजाय, तो उससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, रिकवरी ऑफ बैड डेट आपका रिडक्शन इन एक्सपेंस ट्रीट होगा। अब नेक्स्ट इंपैक्ट ये होगा कि आपके रिसीवेबल्स में क्या फ़र्क पड़ा। 180,000 से राइट ऑफ और जो ये 96,000 से गलत क्रेडिट कर दिए थे, इनको जब रिवर्स करके डेबिट करेंगे तो 84,000 नेट जो है डिक्रीज है रिसीवेबल में। जितने से रिसीवेबल में डिक्रीज होगा उतने से ही उसके 5% अमाउंट से अलाउंस के अंदर डिक्रीज होगा। अलाउंस 4200 से डिक्रीज होगा तो ये भी एक्सपेंस की रिडक्शन है, एक्सपेंस के रिड्यूस होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो करेक्टेड प्रॉफिट इन सारी एडजस्टमेंट के बाद हमारा बनता है 720,200। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 37 है कि while reviewing the draft financial statements of Sky Electronics for the year ended 31st December 2017, following error has been identified. A check of rupees 192,000 was received after a discount of 4% from a customer. The related revenue was recorded at gross amount, यानी नेट पे रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, फुल वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ हुआ। हाउएवर इन कैश बुक अमाउंट रिसीव वाज एंटर्ड इन द डिस्काउंट अलाउड कॉलम एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम। तो कॉलम स्विच हो गया, जो बैंक वाला अमाउंट थी वो डिस्काउंट में चली गई, डिस्काउंट वाली अमाउंट बैंक में चली गई। सो एसी डज नॉट मेंटेन सेपरेट अकाउंट फॉर डिस्काउंट अलाउड, यानी रेवेन्यू के अंदर डायरेक्ट एडजस्टमेंट करते हैं एंड एनी रेवेन्यू रिवर्सल इज डायरेक्टली पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा डिस्काउंट है वो 4% है और ये अमाउंट है 192,000 की। तो 192,000 जो है वो 4% लेस करके 96% को रिप्रेजेंट कर रहा है। 96 से आपने डिवाइड किया तो 1% की वैल्यू आ गई, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4% की वैल्यू आ गई, तो 4% डिस्काउंट 8,000 बनता है। तो सही एंट्री ये होनी चाहिए थी कि 192,000 से पैसे बैंक में रिकॉर्ड होने चाहिए थे, 8,000 का डिस्काउंट रेवेन्यू में डेबिट होना चाहिए था, और इसका मतलब ये भी हुआ कि रिसीवेबल से टोटल 200,000 लेने थे। अब जो गलत एंट्री रिकॉर्ड हुई वो ये हुआ कि 200,000 तो सही रिकॉर्ड हो गया लेकिन ये स्विच हो गया, यानी बैंक में जो अमाउंट रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो डिस्काउंट में हो गई और डिस्काउंट वाली अमाउंट बैंक में हो गई।
तो अब करेक्शन कैसे की जाएगी? करेक्शन ये होगी कि देखें बैंक कम रिकॉर्ड हुआ है, इसको हमने बढ़ाकर 184,000 से बढ़ा देंगे तो ये अमाउंट 192 पर पहुंच जाएगी। इसी तरह डिस्काउंट ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया है तो इसको वो 184 से कम करेंगे तो ये फिर 8,000 पर पहुंच जाएगा। तो 184,000 से बैंक को बढ़ाना है, और रेवेन्यू बेसिकली जो क्रेडिट हो रहा है ये डिस्काउंट अलाउड का इम्पैक्ट है। डिस्काउंट अलाउड की वजह से रेवेन्यू हमारा रिड्यूस होना चाहिए। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 38 है कि ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ टिमोदी एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडेड December 37 शोज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 850,000 एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 460,000. It was subsequently discovered that invoice of 3,700 was debited to purchases, but the goods were received after year end and were not included in closing inventory. अच्छा, अब जो बेसिकली आप कह रहे हैं कि आपने गुड्स को परचेज में रिकॉर्ड कर दिया था, जब गुड्स आपको रिसीव ही नहीं हुई थी, उनका कंट्रोल आपके पास नहीं आया था, तो इसको परचेजेस में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। तो हम परचेजेस को बेसिकली रिवर्स कर देंगे। जब परचेजेस को रिवर्स करेंगे तो परचेजेस कम होने से, परचेजेस का एक्सपेंस कम होने से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है 850,000 3,700 से बढ़ेगा 853700 हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट भी 3,700 से बढ़ेगा, वो 463,700 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 39 सिमिलर है कि ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, और इसमें यह बताया कि इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड अमाउंटिंग टू 2,000 वाज इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। तो कंप्यूट द करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो इसमें जो हमारी एंट्री होगी कि हमने ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड में रिकॉर्ड कर दिया था, तो ट्रांसपोर्टेशन आउट को कम कर देते हैं और ट्रांसपोर्टेशन इन को अब रिकॉर्ड कर देते हैं। ये हमारी करेक्टिंग एंट्री है 2,000 से। अब ट्रांसपोर्टेशन इन का जो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा और नेट प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन आउट का एक्सपेंस जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, उसका रिडक्शन इन एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में तो हम कहेंगे कि जी ये 2,000 का इम्पैक्ट आया, लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर जो है वो इस 2,000 का इम्पैक्ट भी बेसिकली आया और इस 2,000 का इम्पैक्ट भी आया। तो नेट इफेक्ट जो है वो नेट प्रॉफिट पर जीरो हो गया, यानी कोई चेंज नहीं आया। तो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर 848,000 और नेट प्रॉफिट सेम रहेगा। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 40 है सिमिलर कि ग्रॉस प्रॉफिट 850,000, नेट प्रॉफिट 460,000. It was subsequently discovered that subtotal of closing stock sheet had been carried forward as 21830 instead of 21380, यानी 450 से आपने ज़्यादा बेसिकली कर दिया। तो करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बताना है, तो आपने 450 से जब क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा कर दिया था, तो अब क्लोजिंग स्टॉक का 450 से रिवर्सल कर देते हैं। तो जो हमारी एडजस्टमेंट होती है इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसको रिवर्स करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होने से बढ़ जाएगी, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा और नेट प्रॉफिट भी कम होगा। तो 450 का इफेक्ट जब इन दोनों अमाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे, दोनों में 450 कम होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में भी और नेट प्रॉफिट में भी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 41 टू 50 को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन 41 है कि ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ टिमोदी एंटरप्राइज टीई फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017 shows gross profit of 850,000 and net profit of 460,000. It was subsequently discovered that a receipt of 24,000 was credited to sales. अब रिसीट जो है वो बेसिकली रिसीवेबल में क्रेडिट होनी चाहिए, सेल्स में नहीं होनी चाहिए। द अमाउंट वॉज रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर हु अवेल्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000, यानी 25,000 की इनवाइस थी और उन्होंने 24,000 पे किए कैश डिस्काउंट के बाद। इट वॉज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड दैट दिस कस्टमर विल अवेल द कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल। तो जब ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था तो हमने IFRS 15 का जो बेसिक रूल है वो अप्लाई करते हुए इसका रेवेन्यू हमने रिकॉर्ड किया होगा ऑलरेडी ही 24,000 पे, तो रिसीवेबल 24,000 से ही रिकॉर्डेड होगा। तो एरर सिर्फ इतना है कि हमें क्रेडिट करना चाहिए था रिसीवेबल को, हमने क्रेडिट कर दिया सेल्स को, और डिस्काउंट अलग से कोई रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। और
एट द टाइम ऑफ सेल था। तो करेक्टिंग एंट्री जो हमारी होगी उसमें हम सेल्स को रिवर्स कर देंगे 24,000 से और रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। अब सेल्स के डेबिट होने से, सेल्स के कम हो जाने से ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों कम हो जाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर में भी 24,000 से कमी आएगी और नेट प्रॉफिट के अंदर भी 24,000 से कमी आएगी, यानी सेम इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पर जो इफेक्ट पड़ा होगा उसी का कंसिक्वेंशियल इफेक्ट नेट प्रॉफिट पर पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 42 है, सिमिलर क्वेश्चन है कि जी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट गिवन है। इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट परचेज ऑफ ऑफिस कंप्यूटर ऑन 1 अप्रैल 2017 अमाउंटिंग टू 42,000 was entered in the purchase account. Depreciation on office computer is provided at the rate of 25%. तो बेसिकली आपको इस पर अप्रैल से अगर देखें तो दिसंबर तक 9 मंथ्स का टाइम लगता है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो 9 मंथ्स की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो करेक्टिंग एंट्री में एक तो ये होगा कि आप कंप्यूटर्स रिकॉर्ड कर देंगे और परचेजेस को कम कर देंगे। फिर जाहिर बात है, जब आपने कंप्यूटर का एसेट रिकॉर्ड किया तो उसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड होगी, लेकिन पूरे साल की रिकॉर्ड नहीं होगी। 25% लेंगे और 9/12 करके लेंगे। सो जब आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो परचेजेस के क्रेडिट होने से, कम हो जाने से ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों में इजाफा होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफिस कंप्यूटर की है तो एडमिन एक्सपेंस में चार्ज होगी, तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट पर फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नेट प्रॉफिट कम होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में जो परचेजेस का इफेक्ट आएगा और नेट प्रॉफिट में परचेजेस का इफेक्ट भी आएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम भी होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा जो बन जाएगा वो ऑप्शन बी है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 43, सिमिलर क्वेश्चन है। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट गिवन है, करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट चाहिए। इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट गुड्स हैविंग सेल्स वैल्यू ऑफ 4,500 वर यूज्ड फॉर ऑफिस रिपेयर्स। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। टी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड एंड गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस मार्कअप ऑफ 25%। तो पहले तो हमें इन गुड्स की कॉस्ट निकालनी होगी, क्योंकि ये सेल्स वैल्यू गिवन है, तो हमें सेल्स वैल्यू पर एंट्री नहीं करनी, हमें कॉस्ट पर एंट्री करनी है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है। तो 4,500 को जब हमने 125, क्योंकि 25% मार्कअप है, 125 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1% की वैल्यू आ गई। 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% की वैल्यू आ गई, यानी कॉस्ट की। तो कॉस्ट पता चल गई कि 3,600 है। 3,600 की जो कॉस्ट है उतने से हमारी ऑफिस रिपेयर्स का एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए और परचेजेस को हम क्रेडिट कर देंगे। ऑफिस रिपेयर्स की वजह से नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, परचेजेस के कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में परचेजेस का इम्पैक्ट आया कि परचेजेस कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, और नेट प्रॉफिट में ये 3,600 का ये इम्पैक्ट भी आया जो बेसिकली यहाँ पर है, और एक्स्ट्रा ऑफिस की रिपेयर्स का इफेक्ट भी आया ये वाला। तो नेट इम्पैक्ट जो है वो नेट प्रॉफिट पर कोई नहीं पड़ा, वो 460,000 ही रहा जैसे वो पहले था। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 44 भी सिमिलर है। 850,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, 460,000 का नेट प्रॉफिट, करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बताना है। तो डाटा ये है कि इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट परचेज रिटर्न अमाउंटिंग टू 6,700 हैज बीन रिकॉर्डेड एज सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, लेकिन आपने उसको जो है सेल्स रिटर्न के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। तो करेक्टिंग एंट्री जो बेसिकली बनेगी, तो परचेज रिटर्न को हम 6,700 से रिकॉर्ड कर देंगे और सेल्स रिटर्न को हम 6,700 से रिवर्स कर देंगे। अब इससे परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करने से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और सेल्स रिटर्न क्योंकि हमने रिवर्स की होगी तो सेल्स रिटर्न रिवर्स करने से भी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में इजाफा होगा। तो 6,700 का 2 टाइम्स इम्पैक्ट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट पर भी और नेट प्रॉफिट पर भी। तो जब हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर बेसिकली बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 45 है कि ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट, सिमिलर क्वेश्चन है। 850,000, 460,000 और करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बताना है। इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट द ओनर हैड विथड्रॉन गुड्स कॉस्टिंग 4,680. No entry has been made in the books. T uses periodic inventory method and goods are sold at cost plus markup of 25%. लेकिन क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट दी हुई है तो 4,680 की कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली ड्राइंग्स रिकॉर्ड नहीं हुई तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। परचेजेस क्रेडिट होने से कम हो जाएंगी जिससे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों में 4,680 का इम्पैक्ट आ जाएगा। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट।
क्वेश्चन 46 है कि a check dated 25th June 2019 of for rupees 150,000 was received from an insurance company and deposited by the owner in his personal bank account. तो पैसे मिले इंश्योरेंस कंपनी से, ओनर ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डाल लिए. Check was received in settlement of an inventory loss claim. Actual inventory loss was determined at 180,000. No entries have been made for loss of inventory and insurance claim. Business uses periodic inventory method. Which of the following effect would be part of correcting entry? तो बेसिकली आपने पहले तो लॉस रिकॉर्ड करना है. तो लॉस रिकॉर्ड करेंगे 180,000 का एबनॉर्मल लॉस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, क्योंकि पीरियोडिक सिस्टम है, परपेचुअल होता है तो इन्वेंट्री क्रेडिट करते. और उसके बाद क्योंकि जो पैसे आए तो उससे एबनॉर्मल लॉस 150,000 से कम हो जाएगा, लेकिन वो पैसे कैश डेबिट नहीं होगा क्योंकि बिजनेस के पास नहीं आए, ऑनर ने ले लिया, तो ऑनर जो है उसकी ड्राइंग्स को हम डेबिट कर देंगे. तो इसमें एबनॉर्मल लॉस पे जो नेट इफेक्ट है वो 180,000 से डेबिट है, 150,000 से क्रेडिट है, तो 30,000 से डेबिट का इफेक्ट है. तो क्वेश्चन में हमें बताया है कि एबनॉर्मल लॉस 30,000 से डेबिट होगा, नेट इफेक्ट तो यही है. ड्राइंग्स 150,000 से डेबिट होंगी, ये भी करेक्ट है. क्रेडिट होंगी परचेजेस 180,000 से, ये भी करेक्ट है. तो ऑल ऑफ अबव वाला जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन 47 है कि गुड्स अमाउंटिंग टू 350,000 रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर आफ्टर प्रॉपर इंस्पेक्शन ऑन 30 जून 2019 वर इंक्लूडेड इन ईयर एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट बट रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक ऑन 1 जुलाई. लेकिन जब ईयर एंड से पहले ही आपकी इंस्पेक्शन हो गई थी, सब कुछ हो गया था, गुड्स का कंट्रोल आपका आ गया था, तो आपको परचेजेस को रिकॉर्ड करना चाहिए था. तो आपने उसको ईयर एंड के बाद रिकॉर्ड किया, तो ये गलत है, इसको पहले ही रिकॉर्ड होना चाहिए. तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, तो कंट्रोल ऑफ गुड्स क्योंकि आ चुका है तो परचेजेस सिंपली रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए. तो इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली आपने परचेज रिकॉर्ड करनी है. 350,000 की अमाउंट है, परचेजेस डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट. ऑप्शन सी करेक्ट होगा. क्वेश्चन 48 है कि जीटा ट्रेडर्स हैज प्रिपेयर्ड इट्स ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2019. On review, it was discovered that third-party stock of 500,000 lying on ZT premises has been included in ZT's year-end inventory. तो किसी और का स्टॉक चाहे आपके पास ही पड़ा हुआ हो, वो आपका स्टॉक नहीं है, तो उसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए. तो इसमें जो इन्वेंट्री का टिपिकल रिवर्सल होता है वो हम रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि इन्वेंट्री की एंट्री होती है इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, लेकिन हम रिवर्सल रिकॉर्ड करेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट. तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट. क्वेश्चन 49 है कि ऑन 1 जुलाई 2021 a repair expense of 1 lakh was debited to office machinery account. Depreciation of 15% has been recorded at year end. What will be impact of correcting above error on gross profit? तो ग्रॉस प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट होगा? तो बेसिकली करेक्टिंग एंट्रीज अगर इसकी देखें तो हमें रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है 100,000 का, ऑफिस मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि उसमें गलत रिकॉर्ड हुआ था, और क्योंकि ऑफिस मशीनरी को हमने रिवर्स किया तो उसकी डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुई है 6 मंथ की, जुलाई से दिसंबर, तो वो भी रिवर्स कर देंगे. तो लेकिन पॉइंट ये है कि रिपेयर का इम्पैक्ट भी नेट प्रॉफिट पर पड़ेगा, और जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है, क्योंकि ऑफिस मशीनरी है तो ऑफिस मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है वो तो एडमिन एक्सपेंस में चार्ज होती है, तो डेप्रिसिएशन का रिवर्सल का इफेक्ट भी एडमिन एक्सपेंसेस पर पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो ग्रॉस प्रॉफिट पर इफेक्ट नील है. हाँ, नेट प्रॉफिट पर इफेक्ट पूछा गया होता तो हम यहां से कैलकुलेशन करते. क्वेश्चन 50 है कि करेक्ट अकाउंट्स करेक्ट अमाउंट्स बट इनकरेक्ट साइड. कि अकाउंट भी करेक्ट हैं, अमाउंट्स भी करेक्ट हैं, लेकिन साइड्स यानी डेबिट की जगह क्रेडिट गलत हो जाता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर इज इंडिकेटेड बाय प्रीसीडिंग फ्रेज. तो इसको बेसिकली कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज कहते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड रिवर्स हो जाती है. तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.